हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आप कह सकते हैं एक तरीके से पोस्ट साउथ अफ्रीका टेस्ट में से रिलेटेड है। पहला टॉपिक तो ये है कि यूजुअली लोग जो है वो एक बात करते हैं एक ख़ास प्लेयर के बारे में, जो कि हो सकता है कि हमारे आने वाली जो सीरीज़ आ रही है T20 और वनडे में एक बहुत बड़ा स्टार साबित हो। उसका नाम है डिवाल ब्रेविस। बड़ी बात हो रही है इसके बारे में और लोग ये कह रहे हैं कि जी ये मिनी ए बी है, बेबी ए बी है, ए बी डिविलियर्स से उसके कंपैरिजन किए जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डेवाल ब्रेविस एक अच्छा प्लेयर लग ज़रूर रहा है, ठीक है। ये आईपीएल में भी कुछ सीजन्स खेल चुका है, तो वहाँ पर भी इसने कोई ऐसा कुछ बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ द ब्लू नहीं कर दिया अभी तक कि आप बोलो कि यार ये कोई बड़ी एक फ्रेंचाइज का बड़ा ही कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो गया है, या आप इसको बोलो कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा कुछ कर गया है। मैं मानता हूँ कि एज कम है, 22 साल की एज है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई ए बी डिविलियर्स बनने के लिए ना सफ़र बड़ा लंबा है, बहुत लंबा सफ़र है। मैं सिर्फ इस बंदे के स्टैट्स निकाल के देख रहा था, तो सिर्फ अगर मैं आपको टेस्ट और ओडीआई वगैरह में, तो मैं चलो पढ़ता नहीं हूँ, इसमें 8-8 9-9 हज़ार रन किए हुए हैं, 1000 रन जो है वो 1000-1200 रन T20 और फिर 3500 रन आईपीएल। इसको तो चलो भी नहीं पढ़ते, ये तो खैर एक कहते हैं ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ द वे ए बी डिविलियर्स कैरिड हिज परफॉर्मेंसेज, कहाँ से शुरू हुई थी और उसने एंड कैसे किया है, और अपने पूरे करियर में उसने साउथ अफ्रीका को क्या दिया है, इससे कंपेयर करना और फिर डेवाल ब्रेविस को सामने रखना। पहली से सबसे ज़रूरी चीज़ ये है समझने की कि भैया ये बंदा आया था उस दौरान 2004 में मेरा ख्याल इसका डेब्यू हुआ था, और ये जिस टीम में आया था ना, वो मेरे हिसाब से क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं, दुनिया की। ग्रैम स्मिथ और हर्षल गिब्स जिस टीम में ओपनर होंगे, क्या होगी वो टीम, जरा सोच लो। और फिर उसके बाद वन डाउन कौन, जैक कैलिस। उसके बाद बॉलर्स कौन, डेल स्टेन। और आपका बोइटा डेपनार एक इनका उसका मिडिल ऑर्डर का प्लेयर होता था, मखाया एंटीनी फास्ट बॉलर, ठीक है। ये वो टीम थी कि जिससे जो ना ऑस्ट्रेलिया खौफ खाती थी, ठीक है, ये वो टीम थी। और उस टीम में इस बंदे ने आके एज एन ओपनर अपनी जगह बनानी शुरू करी थी। तो ये वन डाउन और टू डाउन पे मूव हो गया था, लेकिन इसने जो जो जिस टीम में इसने जगह बनाई है ना, वहाँ से इसकी परफॉर्मेंसेस, अगर ये कोई ग्रेट परफॉर्मेंसेस ना देता तो ये अपनी जगह सस्टेन नहीं कर सकता था, ठीक है। कंपेयर टू अभी डेवाल ब्रेविस को जो टीम मिली हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत बुरी है या हल्की है, नहीं, अभी भी अच्छी टीम है। पर अगर मैं इस साउथ अफ्रीका की टीम को उस साउथ अफ्रीका की टीम से कंपेयर करूँ तो 2004 में होती थी, इसके नेड़े तेड़े भी नहीं है ये टीम यार, बहुत ऊपर गिरी। ये सिर्फ अनफॉर्चुनेट रहे वो कि उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं उठाई, लेकिन अगर आप वैसे मेरे से पूछो तो बहुत ऊपर की टीम थी वो, ठीक है ना। मैं इस बात से अंदाजा लगा लो, ऑस्ट्रेलिया खौफ जिससे खाए वो क्या टीम होगी, अंदाजा कर लो, बस यही कहना काफ़ी है। तो वो टीम जो है वो, उसमें आके एक बंदे ने अपनी टेस्ट में पहले जगह बनाई। मेरी जो उसकी पहली मेमोरी है, जब मैंने उसको पहली दफ़ा देखा था, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट मैच था जिसमें उसने 100 किया था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा साल है, लेकिन इसने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था। उस वक्त मोहम्मद यूसुफ भी हमारी तरफ से होते थे, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे हमारे। उस वक्त उसने अपना डेब्यू किया था, डेब्यू नहीं किया था, पाकिस्तान के खिलाफ मैंने उसको पहली दफ़ा देखा था, और वहाँ पे इसने 100 मार दिया था। तो और वो जो हमारी उस वक्त की जो बॉलिंग थी, वो कोई ऐसी हल्की फुल्की बॉलिंग नहीं थी कि कोई भी रन थ्रू करके 100 कर जाएगा। हमारी बॉलिंग के खिलाफ 100 करने का मतलब 100 होता था, बहुत मुश्किल 100 करा था उसने। और जैसे कि डेवाल ब्रेविस है ना, डेवाल ब्रेविस की अगर आप बैटिंग देखोगे तो अभी तक T20 उठा लो, वनडे उठा लो, वनडे तो मैंने उसको वैसे खेलते हुए देखा ही नहीं ज़्यादा, या आईपीएल उठा लो, ठीक है, टेस्ट तो अभी हमने पहली दफ़ा देखा उसे। इसमें टोटल डेवाल ब्रेविस अव्वल तो वो ऊपर ऊपर के नंबर्स पे आ नहीं रहा, पहली चीज़ तो ये है।
तो डिविलियर्स जो था वो उसने स्टार्ट ही ओपनर वन डाउन वाली पोजीशन से लिया था। वो तो बाद में नीचे आया था जब और अच्छे प्लेयर्स और उसके बाद बेटर ऑप्शन आना शुरू हो गए थे। पहले तो वो ऊपर ही आता था। तो पहली चीज तो ये कि ये नीचे आ रहा है। दूसरी बात ये कि जो जैसे ही ये स्ट्राइक ले रहा है ना, इसका एक ही गियर नजर आ रहा है सारी क्रिकेट के अंदर। आप आईपीएल देख लो, आप टी20 देख लो, आप टेस्ट देख लो, गियर एक ही है, ठा 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 ठा, ये इसके गेयर हैं। वेराज अगर आप एबी डिविलियर्स को लेते हो ना, उसको 360 जो प्लेयर कहा जाता है, मिस्टर 360 कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं? एक तो लोग ये वजह निकालते हैं कि जी वो ग्राउंड के चारों तरफ मार सकता है, ये भी रीजन है। लेकिन मैं उसको अगर 360 बोलूं तो मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये एक कंप्लीट 3 फॉर्मेट प्लेयर था और तीनों फॉर्मेट्स में मैच विनर था। मैं आपको सिर्फ इसकी स्ट्राइक रेट बताता हूँ, इससे देखना आप लोग को समझ क्या आ रहा है। एक मिनट, मैं आपको इसकी स्ट्राइक रेट दिखाता हूँ। देखो, टेस्ट में इस बंदे की स्ट्राइक रेट है 54, ठीक है ना। वनडे में इसकी स्ट्राइक रेट है 100, 100, 101। टी20 में इस बंदे की स्ट्राइक रेट है 135 और आईपीएल में इसकी स्ट्राइक रेट है 155, ठीक है ना। 100, 151, 152 के करीब एवरेज। यानी टेस्ट में 50, ओडीआई में 100, टी20 में 135 और आईपीएल में 155। इससे ये अंदाजा लगाओ कि इस बंदे की जो प्लेइंग रेंज थी वो क्या होगी। ये बंदा पूरा डिफेंस करना जानता था, जहां जरूरत पड़ जाती थी ये 50 के स्ट्राइक रेट पे मूव कर जाता था। ये बंदा पूरा स्ट्राइक रोटेशन जानता था, ठीक है। अगर चौके नहीं मारने तो इसे अपने गेम को पूरा ग्राउंड पे लेके आना आता था। स्ट्राइक रोटेशन, सिंगल्स, डबल्स, उस पर भी मूव कर देता था। कट शॉट, स्वीप, कवर ड्राइव, मिड ऑन, सारे शॉट जमीन पे खेल सकता था। और जब टी20 आती थी तो 30 बॉलों पे ठा ठू करके 100 करके बराबर कर देता था सामने वाली टीम को। ये थी क्लास एबी डिविलियर्स की, ठीक है ना। तो जितने भी लोग अभी डेवाल ब्रेविस को कंपेयर कर रहे हैं, एबी डिविलियर्स ने 20 साल की उम्र में डेब्यू किया था, इसने 22 साल की उम्र में डेब्यू किया था, बट एबी डिविलियर्स ने आते ही ना इम्पैक्ट डाल दिया था। और अभी इसने जितना भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाला है वो अभी टी20 में डाला है, या अभी आप कह सकते हो कि टेस्ट में स्टार्ट लिया है। तो लंबा सफर है भाई। ये मिनी एबी और बेबी एबी और ये सारे जो नाम है ना, ये फजूल हैं। आप एक लेजेंड से कंपेयर कर रहे हो। मतलब है कि आने वाले प्लेयर को लेजेंड से नहीं कंपेयर किया जाता। मेरे नज़दीक तो विराट कोहली के बाद अगर कोई जेन्युइन कंप्लीट मैच विनर और लेजेंड बैट्समैन अगर कोई आया है ना मिडिल ऑर्डर का, तो वो एबी डिविलियर्स है। क्योंकि मैं विराट कोहली को बस एक लेवल इसलिए ऊपर रख रहा हूँ कि जो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस की हीट होती थी ना, उसका जो प्रेशर होता था, दोनों तरफ से मीडिया भी एग्रेसिव होता था, बहुत कुछ होता था पाकिस्तान के इंडिया के मैचेस में, वो झेल के वो बंदा हर दफा मैच विनर बना था। एक दफा नहीं, हर दफा मैच विनर बनता था। तो मैं अपने दुनिया की हर टीम के खिलाफ उसने अच्छा भी किया हुआ। ऑस्ट्रेलिया क्या, साउथ अफ्रीका क्या, सब टीमों के खिलाफ अच्छा किया हुआ। तो इस वजह से मैं विराट कोहली को एक लेवल ऊपर रखता हूँ। लेकिन उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे कोई और प्लेयर आता है तो वो सिर्फ एबी डिविलियर्स है, वरना एबी डिविलियर्स के आसपास भी कोई नहीं है, ठीक है। तो भाई डेवाल डेवाल ब्रेविस साहब, आप बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। लेकिन एबी डिविलियर्स बनने का जो आपका सपना है उसको आप अभी शुरू कर रहे हैं, आप बन नहीं गए हो, ठीक है ना। इट टेक्स लाइफ टू बी एन एबी डिविलियर्स, ठीक है ना। लेजेंड बनने के लिए लेजेंड वाले काम करने पड़ेंगे। और आपके पास बहुत अच्छा मौका है अभी, आप ओडीआई और टी20 सीरीज में मैं श्योर हूँ खेलोगे जब टेस्ट मैचेस हो जाएंगे। अभी तो एक टेस्ट मैच भी पड़ा हुआ है। तो मेरा ये थिंकिंग है कि आपके पास बहुत अच्छा मौका है। पाकिस्तान ये मौके बहुत देता है कि आप जो है वो अच्छे स्टार्ट पे जा सकते हो, एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो। अगर आपका करियर कहीं अच्छा स्टार्ट ले सकता है तो वो पाकिस्तानी है। क्योंकि अभी हमारी टीम बिल्कुल अपनी, जैसे कहते हैं ना कि वर्स्ट सिचुएशन पे खड़ी हुई है, जहां हमारी 11 डिसाइड नहीं हो रही। हमारे पास वो कट फॉर रोल प्लेयर्स फाइनल नहीं होते। मिडिल ऑर्डर में अगर हम चाहते हैं कोई तेज खेले तो वो तेज खेलने वाला विकेट दे देता है। हम चाहते हैं स्ट्राइक रोटेशन करे तो स्ट्राइक रोटेशन वाले को छक्के मारने नहीं आते।
तो हमारी टीम में एक कट फॉर रोल प्लेयर्स की फिलहाल कमी है, कुछ जगह पूरी हो रही है लेकिन अभी भी कमी है, जिसे हम पूरा स्पिनर कहते हैं। तो उसमें भी हमारे पास एक ही है, दूसरा स्पिनर नहीं आता। जैसे हम फास्ट बॉलर्स कहते हैं, तो एक फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, दूसरा पिट जाता है। तो वो कट फॉर रोल प्लेयर्स अभी हमारे फाइनल नहीं है। ये आइडियल टाइम है अगर डिवाल ब्रेव्स ने अपने करियर का अच्छा स्टार्ट लेना है और अपने आप को वाकई कंपेयर कराना है दुनिया में बड़े बड़े लेजेंड से, लाइक एबी डिविलियर्स। तो ये उसके लिए बेस्ट मौका है कि वो इस बार ये कर सकता है। खैर बहरहाल, अब दूसरी तरफ मूव करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी वो ये थी कि कुछ परफॉर्मेंसेज हैं हमारी कायदे आज़म ट्रॉफी के राउंड 2 की। पहले तो एक 6 अक्टूबर को हुए थे 5 मैचेस जो सारे ड्रॉ हो गए थे। उसमें रिजवान ने 100 किया था, हारिस ने 100 किया था, वगैरह वगैरह। छोटी मोटी साइन की भी परफॉर्मेंस निकली थी। अब ये जो हमारा सेकंड राउंड हुआ है ना, जो 12 अक्टूबर को हुआ है, अभी 18 से नए शुरू होंगे, अभी 12 वाला खत्म हो गया। तो उसमें से मैंने कुछ की परफॉर्मेंसेज निकाली हैं जिनको मैं चाहता हूँ यहाँ मेंशन करूँ। हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो है वो एक तो बेचारे हाईलाइट नहीं होते, और फिर हाईलाइट होते तो उनकी ज़्यादा इतनी बातचीत नहीं होती है। तो मैं कम अज़ कम मैं सबको तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे होते हैं। एटलीस्ट मैं उन लोगों को हाईलाइट करूंगा जो कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नोटेबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्योंकि आप मिसाल के तौर पर अगर कोई सेंचुरी कर रहा है, तो सेंचुरी के तो 7-8 प्लेयर हैं, सेंचुरियां तो करते ही जाते हैं, कोई भी सेलेक्ट नहीं होता सेंचुरी का। लेकिन जैसे कोई 150 कर रहा है, कोई 200 कर रहा है, उसका नाम आगे रखना ज़रूरी है। अगर कोई बॉलिंग में 2 इनिंग्स में विकेटें ले रहा है, एक में ले रहा है और दूसरे में नहीं ले रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा बॉलर तो बहुत सारे होंगे डोमेस्टिक में, लेकिन ऐसा बॉलर जो दोनों इनिंग्स में आके इम्पैक्ट डाल रहा है, जैसा हमारा नुमान अली करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, या साजिद करता है। तो इस तरीके के बॉलर्स जो हैं, इनका नाम जो है वो सामने पब्लिक में आना ज़रूरी है, ताकि लोगों को याद रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक तो प्लेयर है अली जरियाब, जिसने 199 की है, 335 बॉलें लेके खेली, स्लो खेला, टेम्परामेंट भी नज़र आ रहा है इसमें, और 199 का स्कोर। साइम अयूब जब 200 किए थे कायद ट्रॉफी पे, तो पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हो गए थे भाई ये। ठीक है ना, तो ये 199 वाला प्लेयर कैसे बैठा हुआ है, इसको भी ज़रा देखना होगा आपने। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये कोई आपका T20 का प्रोडक्ट लग रहा है, अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन मतलब जो इसका टेम्परामेंट शो हो रहा है, 335 बॉलें खेल जाना, चाहे सीमेंट की विकेट ही क्यों ना हो, लेकिन ये समझना जरूरी है कि 335 बॉलें खेल के अगर कोई 199 का स्कोर कर रहा है, तो ऐसे प्लेयर में टेम्परामेंट तो डेफिनेटली होगा, जो कि आपको टेस्ट की रिक्वायरमेंट में खास तौर पे आता है। क्योंकि हमने देखा अपने टेस्ट में 35 रन करके हवा में फेंक रहे हैं बॉल को। तो ऐसे ये इस तरह के प्लेयर हैं, इनको कंसिडरेशन में रखना ज़रूरी है। और इसके बाद फिर एक प्लेयर था मोहम्मद हम्माद खान, मैंने इसको नहीं देखा। अली जरियाब की तो बैटिंग देखी हुई है थोड़ी बहुत टीवी पे। मोहम्मद हम्माद खान कौन है मुझे नहीं पता, 172 स्कोर किया इसने। सरमद भट्टी, ये 144 करके गया, इसको भी मैंने नहीं देखा पहले। अच्छा, फिर आता है साद खान, ये कराची का लड़का है, भावलपुर से खेल रहा है लेकिन कराची का लड़का है। इसने मारे हैं 215, सबसे हाईएस्ट स्कोर इसी का है अभी तक जितने भी मैंने स्कोर्स गिने। इसमें हाईएस्ट स्कोर साद खान का है, और मैं इसको पहले भी देख चुका हूँ, ये सिंध से खेलता था। और इस ये पूरा प्लेयर है, पूरा प्लेयर है ये। और मैं इसको पहली दफा 200 नहीं करते देख रहा है, इसने पहले भी 100-150 किए हुए हैं। कि टेलीविजन पे जो चैनल, जो जब रमीज राजा के टाइम पे टेलीवाइज होते थे मैचेस, उसमें मैंने देखा हुआ है। ये पूरा प्लेयर है, कंप्लीट प्लेयर है। इस प्लेयर को भाई आप नज़र में रखो। साद खान बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है पाकिस्तान का, खासतौर पर मिडिल ओवर में जहाँ हम ये रोते रहते हैं, विकेटें गिरती हैं। ये बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है वनडे और टेस्ट के लिए आपका। अच्छा, इसके बाद फिर एक आता है 154 साद बेग। साद बेग वही है जिसने कराची किंग्स से खेला था, और ये हमारे इमर्जिंग के टूर्नामेंट्स होते हैं, एशिया कप वगैरह, इसमें भी जाता है। कोई इतना खास बैट्समैन सच बात बताऊं तो लगा नहीं, लेकिन इसमें इसने 154 स्कोर किया है। तो बहरहाल ये भी एक नोटेबल परफॉर्मेंस है। मैं ये देखना चाहूंगा कि जब प्रेशर मैचेस में ये PSL में दोबारा आएगा तो पिछले साल से क्या इंप्रूवमेंट देखता है। यहाँ तो कर लिया 154, जब प्रेशर मैचेस होंगे, क्राउड होगा, उस वक्त ये क्या डिलीवर करता है बॉल बैट के साथ। मान रहा हूँ T20 होगा, लेकिन उसमें क्या डिलीवर कर रहा है, ये बहुत नोट करने वाली बात है। कि प्रेशर मैचेस में कैमरे के सामने जो आप डिलीवरी देते हो ना भाई, वही आपका रीजन बनती है, आगे का टिकट जो है ना उसी से कटता है। तो ये साद बेग को समझना पड़ेगा कि आपने अगर बड़ा विकेट कीपर बैट्समैन बनना है, तो यहाँ तो स्कोर कर दिया, इसको जब बड़ी जगह पे आओगे ट्रांसलेट करना उसे।
और उसके बाद फिर एक है अतीकुर रहमान, जिसने फैसलाबाद से खेला था। पहली इनिंग में इसने 81 किए थे, फिर इसने 143 किए, तो ये भी बड़ा तगड़ा प्लेयर है। 143 किए और 81 के 2 इनिंग में बैक टू बैक स्कोर देना आसान नहीं होता। तो ये भी एक प्लेयर है फैसलाबाद का, इसको नज़र में रखना चाहिए। और फिर आता है आपका मेहरान मुमताज़, ये बॉलर है भाई, ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, फिंगर। और इसकी अक्सर बात होती रहती है कि उसको पाकिस्तान टीम में चांस दिया जाए वगैरह वगैरह। अच्छा लेग स्पिनर है और पेशावर दलमी से खेलता है, ठीक है। कम मैचेस मिले हैं मगर अच्छी बॉलिंग की है इसने। इसने 8 आउट होने के बाद 90 नंबर पर आके 125 मार दिए भाई। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि मैं जो भी आपके डोमेस्टिक के मैचेस देख रहा हूँ, उस पर देख रहा हूँ यार, फील्ड सेटिंग तो बहुत मजेदार नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर बॉलर जो होते हैं वो अटैकिंग फील्ड लेके अपनी बॉल कर रहे होते हैं। तो अटैक जब पिच अच्छी होती है ना, और बहुत ज्यादा अटैकिंग जब आप फील्ड ले लेते हो, बैट्समैन ने अगर सिर्फ रिंग से सर्कल से बाहर निकाल दी बॉल, तो वो चौका या छक्का हो जाता है। मैंने मेहरान मुमताज की जितनी बैटिंग देखी, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, एक 100 होता है, 125 वही है, और पूरा क्रेडिट जाता है, इसीलिए डिस्कस भी कर रहे हैं उसको यहाँ पर, वरना डिस्कस ना करते अगर नोटेबल नहीं होती तो। लेकिन फिर भी मैं ये बात बता दूं कि वो जिस तरीके के शॉट्स जिस ईज से मार रहा था, दुनिया की किसी क्रिकेट में इतने ईज से शॉट्स मारने को मिलेंगे नहीं भाई। कि जहाँ पर आपकी पूरी आउटफील्ड खुली हुई है, सारे प्लेयर्स जो हैं वो अंदर अटैकिंग में। भाई जब एक बंदा 125 पे खड़ा हुआ है, तो अटैकिंग फील्ड कैसे ले सकते हो आप सबके खिलाफ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ सिर्फ कि हमारे डोमेस्टिक में जो बैटिंग हो रही है ना, मैं इसमें 100 वाले बैट्समैनों को क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, 100 और 100 के अंदर 80-90, वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यार फील्डिंग ही सही सेट नहीं हुई हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर बैट्समैन के हिसाब से फील्ड को सेट कर ले, तो इतनी इजीली स्कोर नहीं करने देंगे इनको। इनके स्कोर बन इसलिए रहे हैं, एक तो हार्ड पिचेज हैं, बल्ला रखो और जाती है बॉल सीधा सीधा, और एक तो हार्ड पिचेस देती हैं, दूसरा ये कि सारे फील्डर अंदर अटैक करने के लिए रखे होते हैं। भाई आप बैट्समैन की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर बंदा सेट हो गया है, तो इधर इधर डीप मिड विकेट पे लो फील्डर, लॉन्ग ऑन पे लो, इधर लो, फील्डिंग तो सही सेट करो एक प्लेयर के खिलाफ, तो वो चैलेंज होगा, उसका स्कोर जरा सा थमेगा। लेकिन अगर आपने उसको सारी की सारी अटैकिंग फील्ड दे दी है, पूरे दिन अटैक कर रहे हो, बॉल कर रहे हो कि जिसको आउट कर लेंगे आउट कर लेंगे, और फिर पिचेस हार्ड दी हुई हैं, तो वो बस बल्ला रख रख के मारते रहते हैं सारे के सारे। इस सिचुएशन में तो फिर मैं ये बोलूंगा कि मैं तो भाई 100 वाले को इतना कंसिडर नहीं करता। 100 से ऊपर जो जा रहा है, 150, 200, फिर उसको हम देखेंगे टेम्परामेंटल लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे तो तभी भी देखना मुश्किल है, क्योंकि स्कोर इतनी जल्दी हो रहा है, हार्ड पिचेज हैं, फील्ड सही सेट है नहीं। ये मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है सही फील्ड सेट होती है, पर मुझे लगा यार बहुत खुला ग्राउंड दिया हुआ है मारने के लिए। एक बैट्समैन सेट हो गया है, सेट होने वाले बैट्समैन के लिए फील्ड अलग होती है, जो नया प्लेयर आता है उसके लिए फील्ड अलग होती है। जो बैट्समैन सेट हुआ उसके लिए पूरा ग्राउंड खोला हुआ है और सारे फील्डर अंदर अटैक किए हुए हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होता, फिर आप वहां पे जाके विकेट दोगे। यहाँ पे जो 100 हो रहे हैं ना, फिर उधर 100 नहीं हो गए। हसन अली, हमारे 100 किए हुए प्लेयर हैं डोमेस्टिक में, ये बल्ला नहीं रख पा रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो वही वाली बात है ना कि फील्ड, जब इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट खेलोगे या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे, तो फील्ड डिफरेंट होती है। फील्डिंग जो है वो हमारी सही सेट नहीं हुई डोमेस्टिक में। खैर बहरहाल ये हो गया हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स। अब इसके बाद आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, वो है कि लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जी बाबर आजम को क्या T20 मैचेस में होना चाहिए। ओडीआई में तो डेफिनेटली वो होगा, लेकिन क्या बाबर आजम को T20 मैचेस में होना चाहिए? तो मेरा इस पे एक व्यू है, मैंने सोचा मैं वो आपके सामने शेयर करूं। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप अभी एक 40 रन पे बाबर आजम को T20 का टिकट दे दो। अभी एक टेस्ट मैच बाकी है, उसमें उसे रन करने दो, मैच बनाने दो। अभी भी वो कोई मैच में इम्पैक्टफुल नॉक खेल नहीं पाया है। अभी 40 रन कर देना, 40 से ज़्यादा तो सलमान अली आगा और रिजवान और इन लोगों ने कर दिए, इमाम ने कर दिए। तो इस तरह तो इमाम को भी ले लो फिर T20 में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी उसे टेस्ट की परफॉर्मेंस देख लो पहले तो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाबर आजम आ भी जाता है, मैं इसको यूँ समझ रहा हूँ, शायद हम यूँ देख रहे हैं कि जब वर्ल्ड कप होगा तो श्रीलंका में हमें स्पिनर्स के अगेंस्ट एक थोड़ा सा बेटर टेक्निकल बैट्समैन चाहिए, ठीक है। लेकिन सवाल सारा ये है कि पहले यहाँ तो स्पिनरों को खेलो अपने मुल्क में,
इनको तो सही खेल लो। जब आप इनको विकेटें दे रहे हो तो फिर उनसे क्या, वहाँ पे श्रीलंका में कैसे खेलोगे? श्रीलंका में तो और खतरनाक ट्रैक्स होते हैं स्पिन के। तो और दूसरी बात ये 11 क्या बनेगी आपकी अगर आप बाबर आजम को डालते हैं? अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि हारिस को कैरी भी करेंगे। चलो ठीक है, हारिस को कैरी करेंगे, यहाँ तक मैं ओके हूँ। लेकिन बाबर आजम को अगर आप इन कर रहे हो, मैं बाबर आजम के खिलाफ नहीं हूँ इन करने के। अगर आप उसको समझते हो कि इन करना चाहिए, करो इन। लेकिन मेरा एक ओपिनियन इस पे ये है कि 11 क्या बनाओगे? आपका ओपनर कौन होगा? साहिबजादा फरहान। और सेकंड कौन होगा? फखर जमान। तो फखर जमान होगा तो वन डाउन कौन आएगा? बाबर आजम। तो साइम कहाँ गया? अगर आप ओपनर साइम को डालोगे तो फखर कहाँ गया? तो फखर अगर नीचे आ जाएगा तो सवाल मेरा ये है कि क्या आपने एशिया कप में उसे मजबूरी में ओपन कराया था? वो मजबूरी का ओपनर है भाईजान। फखर जमान हमारा रोहित शर्मा है, एनी डे ओपन करता है वो पाकिस्तान की टीम से। वो कैसे आ सकता है T20 में नीचे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर आप उसको ये समझ रहे हो कि हम ऊपर साइम और साहबजादा फरहान को भेज देंगे, वन डाउन पे बाबर आ जाएगा और नीचे फिर हम जो है वो उसको ले लेंगे, साइम को उसको फखर को ले लेंगे, तो यार ये तो फखर के साथ आप ज्यादती कर रहे हो। वो प्लेयर ही ऊपर का है, आप उसको नीचे ले लोगे। अच्छा चलो, गिवन थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि आपने फखर को भी नीचे ले लिया। देखो, ये एक बंदा के आने की वजह से टीम डिस्टर्ब हो रही है। अब थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं फखर नीचे आ गया, तो वन डाउन आपका बाबर हो जाएगा, साइम ओपनर, साहबजादा फरहान ओपनर, वन डाउन बाबर। फिर नीचे सेकंड नंबर पे आएगा या तो सलमान अली आएगा या फखर जमान, दो में से कोई एक आएगा। ठीक है ना? मान लेते हैं फखर जमान ऊपर आएगा, सलमान अली आएगा और नीचे हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर शायद हसन नवाज भी आपको लेना पड़ेगा। T20 में वो इतनी ऐसी कमोडिटी तो नहीं है कि आप उसे बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दोगे। सुनने में ये आ रहा है कि शायद हुसैन तलत को मजीद आगे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ड्रॉप कैचेस वगैरह किए, दो मैचेस इंडिया के खिलाफ मिस किए हैं। तो बहरहाल ठीक है। मैं वैसे समझता हूँ कि उसे ओडीआई में ज़्यादा रखना चाहिए। वो T20 का प्लेयर मेरे हिसाब से कभी था ही नहीं। ठीक है ना? उसको आप ओडीआई में परमानेंट फिक्सर बनाओ और उसको खिलाओ, उधर चांस दो, उधर उसका चांस बनता है। वो इनिंग को लंबा लेके चलने वाला प्लेयर है, टेक्निकली बेहतर है। ऐसे प्लेयर T1 ओडीआई में ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। बहरहाल, तो आपका सलमान अली आगा और फ़खर जमान मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं बाबर के बाद। और फिर आपका आता है हसन नवाज, और फिर आता है मोहम्मद नवाज, फिर आता है आपका फ़हीम। ये दोनों तो बाहर होंगे नहीं, एशिया कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है लोग, आप इनको बाहर तो नहीं कर सकते। टर्निंग ट्रैक्स पर अच्छा खेल रहे हैं। और फिर उसके बाद आता है शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। ठीक है, अब हारिस रऊफ की जगह शायद सुबिहान मुकीम इन हो जाएगा या हारिस इन हो जाएगा। अब इसमें आपने कहीं ना कहीं अबरार को भी फिट करना है। अबरार को किधर फिट करोगे? अच्छा, इस सारे में हारिस तो रह ही गया। अपने हारिस को फिर कहाँ खिलाओगे, जरा ये सोचा है? अगर आप बाबर को वन डाउन लेके आ जाओगे, एक तरफ तो आप ये बात कह रहे हो कि हमें हारिस को लास्ट मौका देना है। ठीक है, तो कहाँ देना है? कहाँ दोगे उसे लास्ट मौका? 5वें नंबर पे दोगे? तो बाबर जैसा बंदा तो वैसे ही आके 30 बॉलें खा जाएगा, तो उसके लिए बचेगा क्या खेलने के लिए मुझे? अगर आपने हारिस को मौका देना ही है ना, तो फिर उसकी जो जगह बनती है वो वन डाउन या ओपन बनती है। लास्ट मौका दे रहे हो ना, तो ओपन और वन डाउन बनती है। वरना उसके साथ देखो ज्यादती हो जाएगी दोबारा। एक तो ये है कि आप उसको ट्राई नेशन और एशिया में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहे। ठीक है, उसके बाद फिर जब आप यहाँ पे वो मूव करने जा रहे हैं, तो आप जो है वो उसे बाबर को ऊपर ला रहे हो। तो बाबर को ऊपर लाओगे तो फिर मोहम्मद हारिस कहाँ खेलेगा? देखो, मैं यही कह रहा हूँ, ये ज्यादती नहीं करना। अभी फिलहाल बेहतर होगा कि टेस्ट मैच खेल लो, बेहतर होगा ओडीआई की परफॉर्मेंसेस देख लो। उसके बाद भी आपके पास 2-3 सीरीज पड़ी हुई है, वर्ल्ड कप तो फौरी नहीं शुरू हो रहा। आपके पास 2-3 सीरीज पड़ी हुई है, उसमें दे देना आउटराइट चांस बाबर को। अगर आप बाबर को चांस दे दोगे, ठीक है, तो फिर मोहम्मद हारिस वगैरह ये कहाँ जाएंगे? छठे सातवें नंबर पे खेलेंगे। उनकी तो छठे सातवें नंबर पे परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो वही होगा, 20 बॉलों पे 15 बॉलों पे 30, ये वाली परफॉर्मेंस होगी। इस पे तो फिर आप कोई वैल्यूएशन नहीं कर सकते ना प्लेयर की।
तो मेरा मशवरा यही होगा कि एक बंदे को डालने के चक्कर में अपनी 11 डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। आपकी 11 जो बनती थी आप उसी से जाओ, क्योंकि आप जिस टेम्पलेट की बात करते हो, मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हो, वो पाकिस्तान में अप्लाई होती है, ठीक है ना। फिर उसमें बाबर नहीं आता। तो मेरे हिसाब से आपको उसी 11 के साथ स्टिक करना चाहिए, उसी स्क्वाड के साथ स्टिक करना चाहिए T20 के अंदर, जो आप लोगों ने एशिया कप और ट्राई नेशन में उतारा था। अगर आपको हुसैन तलत को हटाना है, आप हटा दो, हसन नवाज को ले आओ। हसन नवाज को पूरा मौका दो, उसे प्लेयर बनने दो यार, पाकिस्तान में तो रन करेगा कम से कम। तो मेरे हिसाब से ये बनता है। और दूसरा ये कि क्या ये बात भी किसी को हजम हो रही है कि सलमान अली यादव और बाबर आजम दोनों एक साथ मिडिल ऑर्डर में आके खेलें? ये हजम होती है किसी को बात? क्या मुझे तो नहीं हो रही है हजम कहीं से। ये तो यार मतलब अगर 5 ओवर खेली है तो ये तो कोई स्कोर ही नहीं दे पाएंगे दोनों। शायद सलमान अली आगा थोड़ा सा खींच भी लेगा, बाबर तो जब तक 10-15 बॉलिंग नहीं ले लेता, सवाल ही नहीं पैदा होता वो स्कोर खींचे अपना आगे। तो उसको अगेंस्ट द गेम, अपने गेम के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज्यादा तेज खेलेगा, उसको ज्यादा इंस्ट्रक्शंस पीछे से आएंगी तो फिर वो फेल हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पूरी 11 जो है ना, देखो फखर जमान का नंबर हिल जाएगा वन डाउन, जब वो आएगा तो साइम वन डाउन नहीं आ सकता। अब आप साइम को निकाल भी नहीं सकते, वो तो T20 का नंबर 1 ऑलराउंडर मार्क हो गया, तो बाहर कैसे हो सकता है वो? तो बाहर तो हो नहीं सकता। तो अभी तो आपके पास ये ऑप्शन था, आप फखर जमान खिलाते थे तो वन डाउन आप साइम अयूब को लेते थे, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी T20 के अंदर। अब अगर T20 में बाबर वन डाउन आएगा तो साइम कहाँ जाएगा? या अगर साइम ओपनर जाएगा तो फखर नीचे हो जाएगा, तो फखर नीचे का प्लेयर है। और फिर इन ये सब ऊपर आएंगे तो हारिस का तो नंबर वैसे ही गया, हारिस तो वैसे ही नहीं खेलता। तो हारिस को कहाँ एडजस्ट करोगे आप? मेरे हिसाब से तो हारिस टू डाउन बनता है। अगर आपका साइम वन डाउन आता है तो हारिस टू डाउन आता है, अगर हारिस वन डाउन आता है तो साइम टू डाउन आता है। टीम ये बनती है, ठीक है ना। और ओपनिंग स्लॉट की जहां तक बात आती है तो वो फखर जमान पक्का होना चाहिए। आज से ही पक्का करो, लॉक कर दो फखर जमान को कि ये हमारा ओपनर है, ताकि जब आप आगे जाके अपना वर्ल्ड कप खेलोगे तो ये बात बिल्कुल जिसे कहते हैं ना क्लियर हो कि जी हमारा पहला ओपनर फखर जमान है, दूसरा हमारा ओपनर साइम अयूब है, इफ फखर जमान फेल्स। वरना फिर हम जो है वो साइम अयूब के साथ नहीं जाएंगे, हम फखर जमान के साथ जाएंगे एज फर्स्ट ओपनर। ये मेरे हिसाब से स्क्वाड बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बाबर को अभी फिलहाल इंक्लूड नहीं करना चाहिए, लेट हिम परफॉर्म। ओडीआई में उसकी फॉर्म आने दो, टेस्ट में उसकी फॉर्म आने दो, और फिर उसको मौका देना। तो आज तक के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।